नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभ्युत्थान पर। अभी हमारा जो सीरीज चल रही थी, स्पेशल सीरीज, वो थी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट यानी कि सूचना सहायक 2023 के लिए, जिसका एग्जाम 9 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, तो उसकी अपनी ज्योग्राफी की स्पेशल सीरीज अभी फिलहाल चल रही थी, जिसमें से कि हम क्या है, पहले हमने फिजिकल डिवीजन राजस्थान का पढ़ा, उसके बाद हमने जो राजस्थान का अब्बा तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम, उसको पढ़ा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आज का, वो रहने वाला है राजस्थान की वन संपदा के बारे में। ठीक है, राजस्थान की वन संपदा के बारे में ये चैप्टर रहने वाला है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़े, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि राजस्थान में कितने प्रतिशत वन है, राजस्थान में कितने प्रतिशत वन है, किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, मृग वन है, आकेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, बाकी ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें मैं एक रिपोर्ट लेकर के आया हूं। ये रिपोर्ट है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। ठीक है, ये 2021-22 की रिपोर्ट थी, जो कब जारी हुई थी, ये रिपोर्ट आपकी जारी हुई थी 2022 में। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में क्या है, इसमें बताया गया है कि पिछले 2 वर्षों के कुल वन और वृक्ष आच्छादन जो क्षेत्र है, उसमें 2261 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, टोटल पूरे देश की है ये। इसमें टोटल देश में 2261 किलोमीटर स्क्वायर क्या बढ़ा, आपका वृद्धि हुई वनों में। ठीक है, क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा, तो सबसे बड़ा जो वन है आपको राजस्थान में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। इसके बाद तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। और हम बात करें उड़ीसा की, तो 537 के साथ में उड़ीसा तीसरे नंबर पर है। ठीक है, 17 राज्य केंद्र शासित जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनमें 33% से अधिक हिस्सा वनों से आच्छादित है। देश के वनों में कुल कार्बन जो स्टॉक है, वो 7224 मिलियन टन है, जो जिसमें कि 79.4 मिलियन की वृद्धि हुई है। देश में अगर कुल मैंग्रोव वनों के बारे में बात करें, 4992 वर्ग किलोमीटर है टोटल, और 17 वर्ग किलोमीटर की इसमें क्या है, वृद्धि देखी गई है। ठीक है, अब राजस्थान में हम वन नीति की बात करते हैं। राजस्थान में अगर हम वन नीति की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो वन नीति आई थी वो 1894 में आई थी। 1894 में ब्रिटिशर्स का जब राज चल रहा था, तो सबसे पहले एक वन नीति जारी की गई, जिसमें कि ये सारे जो वनों से संबंधित कानून है, वनों के संरक्षण संबंधित जो भी कानून है, वो बनाए गए। ठीक है, वनों से संबंधित जो है कानून बनाए गए। राजस्थान में सबसे पहले 1910 में एक रियासत थी, जोधपुर रियासत। ठीक है, उसमें वनों के संरक्षण से संबंधित सबसे पहले कानून बनाया गया था। उसके पश्चात अलवर में 1935 में एक कानून बनाया गया। स्वतंत्र भारत जब आया 1947 से, जब हमारा देश आजाद हो गया, तो 1952 में सबसे पहले राजस्थान में सरकार बनी थी निर्वाचित। ठीक है, उस निर्वाचित सरकार के टाइम पर सबसे पहले पहली वन नीति राजस्थान की आई 1952 में। ठीक है, 1952 में स्वतंत्र भारत के बाद में वन नीति राजस्थान में आई थी, जिसमें कि संशोधन किया गया। संशोधन में क्या किया गया, 1998 में संशोधन हुआ इसका, 1988 में। ठीक है, अब जो हमारे पहले देश की नीति थी, वन नीति भारत की, उसमें क्या था कि 33% आपके भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। लेकिन राजस्थान में आप जानते हैं कि बारिश बहुत कम होती है, मरुस्थल का प्रभाव बहुत ज्यादा है, कहीं पर अरावली है, पहाड़ है, इस प्रकार से यहाँ का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, उसमें वनों की संख्या कम है। ठीक है, तो कम होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर संशोधन किया गया। ठीक है, तो इसमें पहले यही था कि 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, लेकिन उसको बाद में चेंज किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा 1953 में वन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, 3,42,000 समथिंग कुछ क्षेत्रफल है अपने राजस्थान का। ठीक है, उसमें से 9.60% भाग पर, ठीक है, यानी कि 10% से भी कम भाग पर हमारे भारत राजस्थान में वन प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, और जिनका एरिया कितना आता है अपना, 32,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर हम टोटल देश का जो फॉरेस्ट कवर है, उसके अगर हम कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं, तो राजस्थान में जो हिस्सा है और टोटल जो देश है उसके फॉरेस्ट कवर का, वो है मात्र 4.23%। ठीक है, 4.23% है। राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति कब लागू की गई?
राज्य की जो प्रथम वन नीति है वो 17 फरवरी 2010 को लागू की गई। ठीक है, 4 मार्च 2014 को जो राजस्थान वन संशोधन अधिनियम आया 2014 में, उसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं वनों का, कितने किस किस प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी दो प्रकार के हमारे हो जाते हैं। एक तो हो जाता है कि यानी कि एक तो रिजर्व वन है। ठीक है, उनमें जो भी आपके वन से संबंधित कानून है वो सारे उन पे अप्लाई होते हैं। उसका भी फिर क्लासिफिकेशन होगा किस किस प्रकार के हैं, रिजर्व कितने हैं, प्रोटेक्टेड कितने हैं, अनक्लासिफाइड कितने हैं। और एक हो जाता है कौन से, वनों के प्रकार। वनों के प्रकार किस आधार पर, वेजिटेशन के आधार पर, यानी कि वनस्पति के आधार पर। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम कानून की यानी वैधानिक रूप पर यानी अधिनियम के तौर पर अगर हम बात करें तो वनों के कितने प्रकार हैं, वो है अपने 3 प्रकार। 3 प्रकार में सबसे पहला कौन सा आएगा, सबसे पहला आएगा आपका रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद आएगा आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरे पर आएगा आपका अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे आपके 100% टोटल भाग हुआ, उसमें से 37% तो आपका क्या हो गया, आरक्षित वन हो गए। ठीक है, 56% आपके क्या हो गया, ये हो गया आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और बाकी के जो 6% है वो क्या हो गए, अनक्लासिफाइड, यानी कि इनको किसी भी क्लास में नहीं रखा गया है। ठीक है, अब अगर हम आरक्षित वनों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें पशु चलाने पर, यानी कि आप अपने आसपास कोई नेशनल पार्क, ठीक है, या कोई अभ्यारण्य देखें तो उसके क्या नियम होते हैं। नियम ये होते हैं कि बाहर के कोई भी पशु वगैरह हैं उनको चराने के लिए उसमें नहीं लेके जा सकते, पशु चारण उसमें नहीं होगा, लकड़ी की कटाई नहीं हो सकती, वो प्रतिबंधित होती है। इसके अलावा शिकार वगैरह पर प्रतिबंध होता है। तो ये चीजें होती हैं किसमें, रिजर्व फॉरेस्ट में। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सर्वाधिक जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो हमारे उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार हमारा आता है रक्षित या संरक्षित वन। ठीक है, इसमें भी कई प्रकार के जो प्रतिबंध है वो लागू होते हैं। ठीक है, लेकिन आरक्षित जो वन है उनसे थोड़े से कम। इनकी जो संख्या है वो 56% है। इसमें टोटल वन क्षेत्र में सर्वाधिक जो है 12 जिला कोटा के पास में और एक करौली। ठीक है, इन जिलों में क्या पाए जाते हैं, रक्षित या संरक्षित वन। इसमें सरकार का इनको संरक्षण तो प्राप्त है लेकिन पूर्ण रूप से संरक्षण नहीं है, क्योंकि जैसे 12 जिले में आपकी चंबल नदी है, नहीं करौली जिले में आपकी चंबल नदी बह के हो जाती है, वहां पर डांग है, उत्खात भूमि है, ठीक है, बीहड़ है। तो उन बीहड़ों का जो जल वन है उसको संरक्षित तो कर सके लेकिन पूरी तरीके से उसको रिजर्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी जो भूस्थलाकृति है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने अवर्गीकृत वन। वो जो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, बीकानेर में और गंगानगर में, जिनको कि किसी भी उसमें क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है, ना वो प्रोटेक्टेड है, ना वो रिजर्व है, ना आरक्षित ना संरक्षित। इन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। इनको जो भी नॉर कोई आम आदमी है वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है, वहां पर पशु भी चरा सकता है, लकड़ी भी काट सकता है, या फिर ऐसे काम कर सकता है। ठीक है, शिकार नहीं कर सकता। फिर हम बात करते हैं वनस्पति के आधार पर। वनस्पति के आधार पर हमारा जो राजस्थान है वो पूरा किस में आता है, उष्ण कटिबंध में। आप ये चीज कॉमन देखेंगे, उष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध, ठीक है, और इधर उष्ण कटिबंध। ओनली बस एक आता है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कहाँ पर आएगा, जहाँ पर बारिश ज्यादा हो रही है, ठीक है, उस जगह पे उपोष्ण आएगा। तो सबसे पहले हम राजस्थान में देखें तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो कंटीले वन है वो कहाँ मिलेंगे हमको, ये मिलेंगे आपको मरुस्थल में, यानी कि जो हमारा शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल में हमें कंटीले वन प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अर्ध शुष्क कंटीले वन। ये कहाँ पर प्राप्त होंगे, यानी कि जो पूर्णतः शुष्क मरुस्थल है उसके अलावा जो भाग मरुस्थल का बचता है वो है अर्ध शुष्क। ठीक है, उसमें ये वन प्राप्त होंगे। तीसरा जो प्रकार है वो है मानसूनी वन या पतझड़ वन। ठीक है, और चौथा जो प्रकार है वो है सागवान वन। ये तो मिलेंगे आपको जो पूर्व का मैदानी क्षेत्र है, पूर्व के मैदानी भाग में। ठीक है, और जो आपको ये मिलेंगे सागवान वन या फिर टीक टीक फॉरेस्ट इनको कहते हैं, तो ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे सदर्न रीजन में, यानी कि जो हाड़ौती आपका प्रदेश था, पठारी प्रदेश, उस एरिया में क्या मिलेंगे आपको, ये सागवान वन प्राप्त होंगे। ठीक है, और सदाबहार वनों की अगर हम बात करें तो ये हमें कहाँ मिलेंगे, जो हमारा माउंट आबू सिरोही वाला जो भाग है उसमें हमें कहाँ मिलेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया।
अब हम बात करें राजस्थान के वानिकी परिदृश्य के बारे में कि राजस्थान में कितने कितने टोटल वन हमें मिलते हैं। रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें तो 32,864 वर्ग किलोमीटर, जो अभी मैंने आपको बताया था, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? 9.60%। ठीक है। और राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित जो वन भूमि है वो कितनी है? 9.60%। ठीक है। राजस्थान का जो कुल वनावरण है वो है 16,655 वर्ग किलोमीटर। अब एक तो हो गया आपका वनावरण, ठीक है, और एक हो गया आपका वृक्षावरण। दो क्लासिफिकेशन होते हैं इसमें भी, वनावरण और एक होता है आपका वृक्षावरण। ठीक है। वन आवरण में एक सघन प्रकार के जो वन होते हैं, जहां पर काफी दूर दूर तक अनेक प्रकार के पेड़ हैं और बहुत ज्यादा सघन वहां का वातावरण है, वो किस में आता है? फॉरेस्ट कवर आ जाता है, उसको पूर्णतः जंगल कहा जाता है। लेकिन जहां पर इनकी मात्रा थोड़ी बहुत कम होती है, थोड़ी इनमें विरलता जब होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? वृक्ष आवरण। ठीक है। तो ये दो प्रकार होते हैं, वनावरण और वृक्षावरण। वनावरण की अगर हम बात करें तो 16,655 वर्ग किलोमीटर है, और अगर हम बात करें वृक्षावरण की तो वो है 8,733 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इस प्रकार से हो जाता है ये। सॉरी, तो ये अब क्या हो गया टोटल? ठीक है। राज्य का कुल जो वनावरण और वृक्षावरण है वो कितना है? वो है आपका 25,388 वर्ग किलोमीटर। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो इसके बाहर का आएगा। तो ये टोटल आपका परसेंटेज कितना हो रहा है? 7.42%। यानी कि आपका जो स्टेट का एरिया है, आपका जो स्टेट का एरिया है उसका 7.42% ये क्या हो गया? आपके टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर। ओके। ये आपके सामने पूरा राजस्थान का मैप है। अब ये जो आपका रीजन था ये वाला, ठीक है, जिसमें आपको पेड़ पौधे भी ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन ये वाला कौन सा वन है? ये अत्यंत सघन वन इधर हमें प्राप्त होते हैं, अत्यंत सघन वन। ठीक है। और इसी साइड में हमें क्या मिलते हैं? सदाबहार वन भी प्राप्त होते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। उपोष्ण वाला जो एरिया है, उपोष्ण सदाबहार वन हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? वो इस सिरोही उदयपुर के छोटा सा जो रीजन है इससे हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको एक ग्रीन, हल्का हल्का सा जो ग्रीन है, अलवर में, इधर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में, कुछ बूंदी में, इधर झालावाड़ चित्तौड़गढ़ में, इधर प्रतापगढ़ में, तो ये क्या है? ये सघन वन है। ठीक है। और अगर खुले वनों की अगर हम बात करें तो ये जो आपको येलो येलो कलर में, जैसे बारां में, इधर ये चित्तौड़गढ़ के साइड में, इधर जयपुर के साइड में, तो ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो कौन से आपके? वो है खुले वन। ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र हमारा जो जिला है हमारा उदयपुर है, उसमें 2750 समथिंग, यानी 2754 वर्ग किलोमीटर एरिया है। न्यूनतम वन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 78 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो चूरू में है। सर्वाधिक प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो उदयपुर में 23.49% भाग है। ठीक है। यानी उदयपुर का जो टोटल एरिया है उसमें 23.49% जो भाग है वो किससे आच्छादित है? वो अपने वन से आच्छादित है। न्यूनतम अगर प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो वो जोधपुर है। मैं आपको उनका टोटल बताता हुआ चलूंगा कि कितने वर्ग किलोमीटर एरिया उस जिले का जो है वो किससे वनों से आच्छादित है। राजस्थान की जो वन रिपोर्ट है 2021 वो कब लागू हुई? वो 13 जनवरी 2022 को लागू हुई। ठीक है। अपनी जो नेक्स्ट रिपोर्ट है 2024 में आएगी। 17वीं वन रिपोर्ट थी ये। ठीक है। IFSR इसको लागू करता है। अभिलेखित वन क्षेत्र, वनावरण, वृक्षावरण, ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं, इनके बारे में पूरा बताया जाता है। अभिलेखित वन क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया था। टोटल रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया है वो अपना 32,863,864 भी कई बुकों में लिखा हुआ रहता है। 9.60% राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। इसके अलावा राजस्थान में जो वनावरण है वो 16,654 किलोमीटर है। ठीक है। और वृक्षावरण कितना है? 8,733 वर्ग किलोमीटर। ये तो टोटल होता है अपना 4.87% पूरे राजस्थान के एरिया का। ठीक है। अब इसमें जो वन है वो हमारे 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के में एक तो होता है अति सघन वन, एक मध्य सघन वन और एक होता है खुले वन। ठीक है। इसमें अलवर में अति सघन वन वो कितने हैं? 78 वर्ग किलोमीटर। उदयपुर में 4368 वर्ग किलोमीटर मध्य वन है। और उदयपुर में 12,208 वर्ग किलोमीटर क्या है?
आपके खुले वन है। नहीं, सर्वाधिक जो है हाँ उदयपुर में है। टोटल जो एरिया है वो 12,208 आता है किसका, खुले वनों का। सर्वाधिक वन क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो उदयपुर से घटते हुए क्रम में इधर ये चलेंगे। उदयपुर में 2757 वर्ग किलोमीटर, अलवर में 1197 वर्ग किलोमीटर, प्रतापगढ़ में आपका 1038 वर्ग किलोमीटर और फिर आ जाता है आपका 1011 किलोमीटर। यानी कि जिन जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है उसमें सर्वाधिक किसका हो गया आपके उदयपुर का। ठीक है, उदयपुर के बाद आ जाता है आपका प्रतापगढ़, नहीं अलवर। एक सेकंड मैं आपको मैप के माध्यम से थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये आपका उदयपुर है और ये आपका अलवर है। ठीक है, आप तो ये मान के चलो अरावली यहाँ से एंटर करी और इधर निकल गई बाहर। ठीक है, तो यहाँ से गई अपन अलवर। ठीक, और अलवर से हम वापस कहाँ पर आए, अलवर से आए हम प्रतापगढ़। ओके, और प्रतापगढ़ से हम वापस कहाँ गए, प्रतापगढ़ से हम वापस गए फिर 12। यानी कि एक ये जेड आकार बन जाता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये जेड आकार में हमें जिले मिलते हैं, उदयपुर से अलवर, अलवर से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से 12। ठीक है, अगर हम इनको प्रतिशत में डिवाइड कर देते हैं, प्रतिशत में क्या होगा, सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें जैसे 1000 वर्ग किलोमीटर किसी जिले का एरिया है और उसमें से आपके 300 वर्ग किलोमीटर पर क्या हो गया, आपके वन हो गए, तो वो कितना हो गया 30%। ठीक है, लेकिन वो उस जिले के परिप्रेक्ष्य में है तो उस हिसाब से परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा आपके जिले जो है वो आपके परिवर्तित हो जाएंगे। कैसे, पहले नंबर पाएगा उदयपुर आपका जिसका है 23.49%। ठीक है, इससे थोड़ा सा ही कम इसका है प्रतापगढ़ का है, वो है आपका 23.33। ये आपका हो गया उदयपुर, ये आपका हो गया प्रतापगढ़। ठीक है, इस प्रकार से फिर आ जाता है आपका सिरोही। सिरोही आ जाता है, इसमें 17% के सम लगभग है। और उसके बाद आ जाता है आपका करौली जिसमें कि क्या है 15.75%। ठीक है, 15.75% टोटल एरिया जो करौली का है उसमें पाए जाते हैं। तो इसमें क्या मैप बनेगा आपका, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और क्या करौली। इसमें कोई मैप नहीं बनेगा, इसमें जेड बन रहा था इसलिए मैंने आपको इसे दिखा दिया। अब हम बात करते हैं न्यूनतम वन क्षेत्र। तो न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ मिलेंगे भाई, वो आपको मिलेंगे अपने जो मरुस्थल वाला भाग है उसमें क्या मिलेंगे आपको, न्यूनतम वन क्षेत्र। ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्र में सबसे पहले आता है हमारा चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। ठीक है, ये आपका चूरू हो गया। ठीक, चूरू के बाद में आपका ये हनुमानगढ़ हो गया। हनुमानगढ़ के बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे कहाँ तक, जोधपुर तक। ठीक है, और जोधपुर के बाद फिर आप वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, यानी कि हल्का सा जेड में भी बन जाएगा आपका। इस प्रकार से एक जेड यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, जिसमें कि चूरू आया, चूरू के बाद आप हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद आपका क्या हो गया, गंगानगर। ठीक है, इस प्रकार से। अब जो डाटा है उसके हिसाब से बता देता हूँ। सर्वाधिक प्रतिशत में उदयपुर में 23.51%, कई बुकों में आपको 43.49% भी मिलेगा। ठीक है, प्रतापगढ़ 23.33%, सिरोही में 17.76%, करौली में 15.75%। न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो चूरू में आपके 78 वर्ग किलोमीटर, हनुमानगढ़ में 90, जोधपुर में 108 वर्ग किलोमीटर, श्रीगंगानगर में 113 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम वन प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो जोधपुर में 0.48% है। तो जोधपुर का जो एरिया है वो काफी ज्यादा है इसलिए परसेंटेज थोड़ा लो हो गया, वो 0.48% हो गया। चूरू अब 0.59% है, नागौर में 0.83% है और जैसलमेर में 0.85% है। जोधपुर में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है उसकी वजह से इसका थोड़ा सा प्रतिशत बढ़ गया है, जबकि 38,000 वर्ग किलोमीटर समथिंग इसका एरिया है, तो उसमें से 0.85% भाग पर क्या है इसके वन है। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि की अगर हम बात करें कि भाई जो हमारी पिछली जो वन नीति आई और नेक्स्ट वाली आई है उसमें सर्वाधिक वृद्धि उस टाइम पर कौन कौन से जिले में हुई, तो सर्वाधिक वृद्धि हमारे अजमेर में दर्ज की गई और पाली में दर्ज की गई और सर्वाधिक कमी जालौर में हुई और करौली में हुई। अब एक बात बताएं, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर होगी,
यानी कि जिन जिलों में कम है, जिन जिलों में वन कम है, हो सकता है वहाँ पर अच्छी बरसात वगैरह हुई हो, कुछ ऐसा हुआ हो जिससे वहाँ पर थोड़े बहुत वन बढ़ गए हों संरक्षण की वजह से। और कमी कहाँ पर होगी, यानी कि जिन जिलों में वनों की मात्रा थोड़ी-सी ज़्यादा है, ठीक है? तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी कमी होगी, ठीक है? वनावरण प्लस वृक्षावरण मैंने आपको बताया था 25,800 से 387 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 7.42% है टोटल स्टेट एरिया का। राज्य में झाड़ी क्षेत्र भी है, जिसमें झाड़ी यानी वनों का घनत्व क्या है 10% से कम। राज्य का झाड़ी क्षेत्र 4,808 किलोमीटर स्क्वायर है। सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाली और करौली में है, न्यूनतम हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, ठीक है। अब जो मैंने आपको वनस्पति के आधार पर आपको वन बताए थे, उसमें हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनका वर्गीकरण है। उष्णकटिबंधीय शुष्कतम, यानी कि जो मरुस्थल वाले भाग में वन थे, उसमें 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। कुल वन क्षेत्र का 6% है। इसका जो विस्तार है वो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में है, और इसके जो पेड़ हैं वो नागफनी, एलोवेरा, कंटीली झाड़ियाँ हैं, ठीक है। और इनकी क्या होती हैं, थोड़ी जड़ें गहरी होती हैं। जबकि उष्णकटिबंधीय अगर हम बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क की, वो क्या कहलाते हैं, थोक वन कहलाते हैं, ठीक है। 25 से 50 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होता है, बारिश होती है। 58% टोटल जो भाग है वनों का, उस पर इनका कब्जा है। अर्धशुष्क मरुस्थल में होते हैं खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, बेर, कैर, ये होते हैं। इनका जो ईंधन, इनकी जो लकड़ी है वो ईंधन के रूप में यूज की जाती है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो वन है, यहाँ पर शुष्क कंटीले जो वन है शुष्कतम में, उनकी उनकी जो ऊपर तो उनकी लेंथ कम है, लेकिन जमीन में जो जड़ें हैं उनकी बहुत ज्यादा गहरी है। नेक्स्ट आता है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन, यानी पतझड़ वन। जहाँ पर पतझड़ होता है तो वो कहाँ पर होता है, आपके पूर्वी वाले भाग में, जो मैदानी भाग है मेवाड़ का, और पूर्वी वाला भाग, जिसमें आपके पलास, नीम, आंवला, शीशम, आम, इमारती लकड़ी वगैरह ये सब प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सागवान वन, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, टीक फॉरेस्ट, 80 से 110 सेंटीमीटर, 7% एरिया इनका टोटल है। बांगड़ क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र, ठीक है। इसमें गूलर है, तेंदू है, सागवान है और महुआ के पेड़ हैं। धोकड़ा धोकड़ा के पेड़ भी मिलते हैं, उस सागवान के पेड़ भी यहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं। उपोष्ण सदाबहार वनों की अगर हम बात करें तो 150 सेंटीमीटर वहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। 1% क्षेत्र पर टोटल ये मिलते हैं। माउंट आबू वाला रीजन यानी सिरोही, जामुन और बांस, ठीक है। जहाँ सर्वाधिक वर्षा होगी वहाँ पर कौन से ज्यादा पेड़ मिलेंगे आपको, बांस के पेड़ मिलेंगे। ये और यहाँ पर जो क्या जैव जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा कहाँ आपको मिलती है, इन वनों में मिलती है, ठीक है। जो सदाबहार वन है उनमें सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको मैप के माध्यम से बता दूं, ये आपका मैप हो गया। मैप में ये दर आपका क्या है, ये है आपके शुष्कतम कंटीले वन। ये आपका जो बीच वाला जो भाग है इस प्रकार से, ये क्या है आपका, ये था अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल में ये आपकी क्या बाउंड्री लाइन हो गई, जो अरावली है। और इधर वाला जो भाग है इसमें क्या मिलेंगे आपको, खिजड़ी, रोहिड़ा, खेर, केर, ये पेड़ मिलेंगे। और अर्धशुष्क मरुस्थल है, कंटीले वन। ये थोड़ा सा जो एरिया है आपका माउंट आबू वाला, इसमें सदाबहार वन। और ये जो इधर ये जो एरिया है ये पतझड़ वन है। और उष्णकटिबंध इधर ये थोड़ा बांगड़ वाला एरिया है। और थोड़ा क्या है, हाड़ौती पठार वाला, इसमें आपको सदाबहार वन, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं कुछ पुरस्कारों के बारे में। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई पुरस्कार भी दिए जाते हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा देख लें। पर्यावरण संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण जो पुरस्कार आता है वो है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ठीक है। एक चिपको आंदोलन हुआ था खिजड़ली में, उसका जो नेतृत्व किया था वो अमृता देवी बिश्नोई की ने किया था। तो उनके नाम पर एक पुरस्कार मिलता है, जो कि वृक्षारोपण, वन सुरक्षा, वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र में जो कोई उत्कृष्ट होता है उसके लिए दिया जाता है। इसमें क्या होता है, वन संरक्षण में एक पुरस्कार मिलता है 50,000 रुपये का, जो कि व्यक्तिगत है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण में 50,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा, ये भी व्यक्तिगत मिलेगा। और अगर वन्य जीव या वन संरक्षण मिलता है वो 1 लाख रुपए का पुरस्कार, ये भी व्यक्तिगत है। यानी कि 3 प्रकार के स्तर होते हैं पुरस्कार के, जिसमें वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव या वन संरक्षण, 1 लाख रुपए उसमें राशि मिलती है।
इसके अलावा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है, केंद्र सरकार एक प्रोत्साहन राशि देती है। ठीक है, यानी कि जो वृक्षारोपण करके या फिर जो परती भूमि है या बंजर भूमि है उसके विकास के लिए अगर कोई काम करता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या मिलता है, 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार मिलता है। ठीक है, जो कि 5 जून 2012 से संस्थागत, व्यक्तिगत या नगर निकायों के लिए भी मिलता है। ठीक है, इसमें आपको काफी बार आपने देखे होंगे कि वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं संस्थागत। कैलाश सांकला एक पर्यावरणविद थे, इनके नाम पर वन्य जीव सुरक्षा हेतु क्या मिलता है, आपको पुरस्कार मिलता है। वन पालक पुरस्कार, यानी कि जो व्यक्ति वन विभाग में नौकरी कर रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह हैं, फॉरेस्टर्स हैं, तो उनको क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है अपने श्रेष्ठ कार्यों के लिए, वन विभाग में काम करने वाले अधिकारियों या वन पालकों को। ठीक है, नेक्स्ट आपके कुछ संस्थान हैं जो कि वनों से रिलेटेड हैं, यानी कि वनों से रिलेटेड कोई भी जो कामकाज होते हैं तो उनको ये संस्थान देखते हैं। वो संस्थान कौन कौन से हैं, वो है आपका सबसे महत्वपूर्ण आता है काजरी, वो है CAZRI यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपका जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ये वनों से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान है। इसकी जो स्थापना हुई 1959 में हुई जोधपुर में। दूसरा आता है आपका आफरी यानी कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1985 में हुई, ये भी जोधपुर में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं आपके कुछ बायोलॉजिकल पार्क्स, यानी राजस्थान में, यानी एक तो हो गया आपके नेशनल पार्क होते हैं, कुछ होते हैं आपके अभ्यारण्य होते हैं, ठीक है, सेंचुरीज होती हैं, कुछ आपके बायोलॉजिकल पार्क हैं, कुछ आपके मृग वन होते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा वर्गीकरण इनका रहता है। बायोलॉजिकल पार्क वगैरह को अपन पढ़ेंगे इसके अभ्यारण्यों के बाद में। वनस्पति एवं वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित कुछ कानून हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ। बाघ संरक्षण अधिनियम, यानी जब टाइगर प्रोजेक्ट आया, टाइगर प्रोजेक्ट जब आया तो सबसे पहले कहाँ आया था, ये आया था आपके रणथंभौर में 1973 में। ठीक है, तो 1973 में जब टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो बाघ संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसको लागू किया गया 1973 में। ठीक है, इसके अलावा क्रोकोडाइल संरक्षण, यानी कि जो आपके क्या होते हैं, क्रोकोडाइल, घड़ियाल या मगरमच्छ जो होते हैं उनके संरक्षण के लिए अधिनियम आया 1975 में। सबसे ज्यादा जो घड़ियाल है वो कहाँ मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं चंबल घाटी में, चंबल नदी वाले क्षेत्र में मिलते हैं। वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। हाथी संरक्षण अधिनियम आया आपका 1992 में। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी संरक्षण जो आया आपका 2002 में आया। डॉल्फिन संरक्षण कहाँ पर आया, 2009 में आया। 2010 में डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, क्योंकि सर्वाधिक गंगा में पाई जाती है, इसलिए इनको गंगा डॉल्फिन भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन गंगा, यमुना और चंबल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये चंबल में भी प्राप्त मिलती हैं। ठीक है, तो घड़ियालों के साथ में डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम भी लाया गया। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड 2010 में बनाया गया। ऊंट एवं घोड़ावन संरक्षण के 2014 में आया। इस प्रकार से कुछ संरक्षण संबंधी कानून हैं जो कि लागू किए गए समय समय पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण के बारे में। तो वन्य जीव संरक्षण कहाँ पर होगा, वन्य जीव संरक्षण आपके होगा नेशनल पार्क में, है ना, और सेंचुरीज में। इस प्रकार से इनके लिए कुछ स्थान चिन्हित किए जाते हैं, निश्चित किए जाते हैं, उनको रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ पर होगी आपकी, 2 स्थान आपको मिलेंगे, आपको या एक तो मिलेगा स्व स्थान और एक मिलेगा आपको वही स्थान। ठीक है, स्व स्थान अगर हम बात करें, यानी कि जहाँ पर आपकी वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव जहाँ पर रह रहे हैं उनको उन्हीं स्थानों पर उनके संरक्षण देना। और दूसरा हो गया कि इन स्थानों से निकाल करके, यानी कि वो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, उनको किसी बाहर किसी अन्य स्थान पर ले जा करके उनको सुरक्षा प्रदान करना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वही स्थान। ठीक है, तो स्व स्थानों में आपकी क्या क्या चीज आएंगी, वो आएंगे, सबसे पहले आएंगे आपके नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क आएंगे, जो कितने आपके, वो टोटल 3 है। बात करते हैं संरक्षित क्षेत्रों की, तो वो आपकी 16 हैं। आखिर निषिद्ध क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वो 33 है। यहाँ पर क्या बैन रहता है,
आपकी जो भी आप शूटिंग वगैरह करते हैं, हंटिंग करते हैं, तो वो आपकी क्या बैन रहती है। इसके अलावा कुछ मृग वन मिलते हैं, डियर पार्क, ठीक है। डियर पार्क में क्या होता है आपका, डियर पार्क में सिर्फ मृग रहते हैं। वन्य जीव मंडल यानी कि सेंचुरीज 27 है। पक्षी स्थान, ठीक है, ये आपके 25 हैं। कुल प्रादेशिक मंडल कितने आपके 38 हैं। और अगर हम वही स्थानों के बारे में बात करें तो उसमें क्या मिलेंगे आपके, जू मिलेंगे यानी चिड़ियाघर, डियर पार्क, या फिर कहीं पर पशुओं को इकट्ठा करके रखा जाता हो, पशु बैंक, ठीक है, एक्वेरियम, यहाँ पर मछलियों वगैरह को रखा हुआ जाता हो, या फिर कोई भी वन्य जीव है उनको एक शोकेस के टाइप में रखा जाता हो दिखाने के लिए लोगों को। दूसरा कुछ बायोलॉजिकल पार्क्स होते हैं, उनमें भी एंटरटेनमेंट के लिए घुमाने के, जहाँ बच्चे वगैरह जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए घूमने, तो वहाँ पर इनको रखा जाता है। तो ये आपकी एक्स साइट में आ जाते हैं, जंतुआलय, मृग उद्यान, पशु जीव बैंक, एक्वेरियम और बायोलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो आपकी बात आएगी अब नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क अपने राजस्थान में टोटल 3, ठीक है। वैसे एक राष्ट्रीय मरु उद्यान है यहाँ पर जैसलमेर में, उसको भी, उसके सामने नाम तो राष्ट्रीय लगा हुआ है परंतु वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है रणथंभौर, 1980 में इसकी स्थापना हुई। ये आपके सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। दूसरा जो आपका है नेशनल पार्क, वो है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। वो आपका एस्टेब्लिश हुआ 1981 में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है, विश्व विरासत में, ठीक है। और ये कहाँ पर है आपके भरतपुर में। वो सबसे ज़्यादा किस लिए फेमस है, ये वो है अपनी पक्षियों के लिए, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। और तीसरा आपका मुकंदरा हिल्स, ठीक है, नेशनल पार्क बना, वो न्यूएस्ट है। वो कब बना आपका, अक्टूबर 2012 में, ठीक है। और कोटा और चित्तौड़गढ़ में पड़ते हैं, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क की खूबियों की अगर हम कुछ बात करें तो उसको क्यों घोषित किया गया, जबकि इसका जो एरिया है वो बहुत कम है। भरतपुर पड़ता है 29 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुआ। पक्षियों की स्वर्ग भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग 300 से 400 प्रकार के प्रजातियों के पक्षी अनेक देशों से आते हैं, ठीक है, और सर्दियों में अपना बसेरा यहाँ पर बनाते हैं। सबसे फेमस जो साइबेरियन पक्षी है, साइबेरियन पक्षी जो साइबेरिया देश से आता है, अनेकों देशों को पार करते हुए आता है, वो कहाँ पर आकर के प्रवास करता है, अपना केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में, ठीक है। अनेक जो पक्षी हैं उनकी प्रजनन स्थली भी है। डॉक्टर सलीम अली अली थे एक पर्यावरणविद, उनकी कर्मस्थली रही, उन्होंने यहाँ पर अपना कार्य किया, शोध किए, ठीक है। तो ये उनकी कर्मस्थली थी। राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, एरिया आपने बताया ना मैंने अभी, 29 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका आता है मुकंदरा हिल्स। मुकंदरा हिल्स आता है आपका नेशनल पार्क कोटा चित्तौड़ में, 200 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है टोटल। 212 में नेशनल पार्क का इसको दर्जा मिला। 2013 में 2013 में राज्य की तीसरी बाघ परियोजना, ठीक है। एक विशेष आपका गागरोनी तोता अवला मिली का मेढ़ यहाँ पर मिलता है आपको। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान। इस ये नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और नेशनल पार्क का इसको दर्जा नहीं मिला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3162 किलोमीटर, जैसलमेर और बाड़मेर में है। ये आकलबुड़ फॉसिल पार्क, एक इसमें फॉसिल पार्क बनाया हुआ है आकलबुड़ के नाम से, ठीक है। आकलबुड़ फॉसिल पार्क बनाया गया है, यानी कि जो जीवाश्म यहाँ पर मिले हैं जिनसे हमारी क्या पुष्टि हो रही थी कि ये किसके भाग है, तैतीस सागर का भाग है, मरुस्थल, तो ठीक है। तो वो उनके जो फॉसिल पार्क है यानी उनके जो जीवाश्म है उनके पार्क बनाया गया है, इसमें आकलवुड फॉसिल पार्क। यहाँ पर विशेष रूप से क्या मिलता है, गोडावण पक्षी, यानी कि जो राजस्थान का क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी उसको कहा जाता है, और गोडावण पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, ठीक है। और पीवना सांप जो कि उड़ना वाला सांप भी कहा जाता है, चिंकारा, काला हिरण और सेबड़ घास, यानी जो वहाँ की भूगर्भीय जल पट्टी है उसके ऊपर जो घास पाई जाती है उस सेबड़ घास कहा जाता है। तो ये कहाँ पर मिलती है हमें, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। नेक्स्ट बात करते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में। रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करें तो आपके सवाई माधोपुर में है। तो सबसे पहले ये किस में जो उसको मान्यता मिली थी वो मिली थी आपकी अभ्यारण्य के रूप में 1955 और 6 में। 1974 में यहाँ पर पहला टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। 1980 में राज्य का पहला राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क घोषित ये
किया गया। कब? 1980 में। इसका जो क्षेत्रफल है 293 किलोमीटर है। इसमें जो प्रमुख है वो क्या है, यानी कि यहाँ की जो पर्वत है एक छोटा सा, उसके ऊपर एक दुर्ग बना हुआ है, रणथंभौर दुर्ग। एक बहुत ऐतिहासिक दुर्ग है, ठीक है, चौहान डायनेस्टी का दुर्ग रहा रणथंभौर। इसके अलावा एक बहुत फेमस मंदिर त्रिनेत्र गणेश जी का, वो भी यहाँ पर है। कुक्कर घाटी, जिसको क्या कहा जाता है? मंकी वैली। मंकी वैली भी जिसको कहा जाता है, वो कहाँ पर मिलती है? रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क में। इसके अलावा जोगी महल भी यहाँ पर स्थित है। राजस्थान में अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं तो टोटल आपके 27 है। सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, और सबसे छोटा है आपका अलवर सरिस्का। सरिस्का का एक भाग अलग करके सरिस्का आ या सरिस्का ए बना दिया गया, जो सबसे छोटा जो अभ्यारण्य अपने राजस्थान का, ठीक है। एक जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनको आपको बताता हुआ चलूंगा, जैसे कि सीता माता अभ्यारण्य, उड़न गिलहरियां मिलती हैं यहाँ पर। चीतल जो है उनकी मातृभूमि है, ठीक है। चीतल हिरन जैसे होते हैं लेकिन उनके क्या होते हैं? सींग नहीं होते, ठीक है। सागवान पेड़ यानी कि जो टीक के पेड़ हैं उनकी क्या अधिकता है यहाँ पर, ठीक है। लव कुश यानी कि जो रामायण के पात्र थे, लव कुश श्री राम के पुत्र थे, उनका कुंड मिलता है। सीता माता का समाधि स्थल है, इसलिए इसको सीता माता की जगह को कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में, और जैसे कि हिमालय में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, उसी प्रकार राजस्थान में ये अभ्यारण्य सीता माता, यहाँ पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। हिमालय के बाद इसको गिना जाता है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ जो फेमस है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए फेमस है और अभ्यारण्य के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक भेड़िए मिलते हैं। इसको भेड़ियों की क्या कहा जाता है? शरण स्थली। पैंथरों की जो एकमात्र योजना राजस्थान में संचालित है वो कहाँ पर संचालित है? कुंभलगढ़ में। इसके अलावा यहाँ जो पहाड़ियाँ पड़ती है, खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं उनसे एक महत्वपूर्ण जो नदी निकलती है राजस्थान की, वो है बनास नदी, ठीक है। बनास नदी का उद्गम यहाँ से होता है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से। सरिस्का जो हरे कबूतरों के लिए, मोर को लिए, पांडुपुल हनुमान जी, यानी कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे यहाँ पर, तो भीम ने किसी पर्वत में किसी पहाड़ी में गदा मार करके एक रास्ता बना दिया था, जिसको कहा जाता है पांडुपोल, ठीक है। तो पांडुपोल हनुमान जी का वहाँ पर मंदिर है। भरथरी जो उज्जैन के राजा थे, उनका एक मंदिर है यहाँ पर। जब वो सन्यासी हो गए तो उनका एक यहाँ मंदिर बना गया, उनकी स्थली रही। ताल वृक्ष नाम से भी एक धार्मिक स्थल है, शांतिनाथ जैन मंदिर की धार्मिक स्थल वहाँ पर है। इसके अलावा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जो घड़ियालों का क्या कहा जाता है? संसार। राजस्थान में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं चंबल चंबल नदी में, ठीक है। तो घड़ियालों का संसार क्या है? ये आपका राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है। इसमें गंगाई डॉल्फिन भी मिलते हैं, जो कि राजस्थान इंडिया का क्या है? जलीय जीव है, ठीक है। गांगे सूस, ऊद बिलाव, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। जवाहर सागर की अगर हम बात करें तो एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है। राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान भी यह है, ठीक है। तो ये आप मैप के माध्यम से थोड़ा सा देखें कि कौन कौन से किस लोकेशन पर स्थित हैं। जैसलमेर में अगर हम बात करें, जैसलमेर बाड़मेर में एकमात्र जो मरु उद्यान है वो कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, जिसकी 3192 किलोमीटर स्क्वायर क्या है इसका एरिया है, ठीक है। फिर भी जो कि एक जो अपना जैसलमेर है उसमें 0.85% भाग पर ही क्या है? स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जालौर में कोई भी अभ्यारण्य नहीं है। फिर बात करते हैं सिरोही में। सिरोही में क्या है आपका? माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य है। उदयपुर में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 2-3 मिलेंगे। फुलवारी की नाल, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य क्या है? वो बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है। और जयसमंद, जयसमंद अभ्यारण्य जयसमंद झील के पास स्थित है। इसके अलावा एक सीता माता अभ्यारण्य मिलता है, जो कि प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ की क्या है? बाउंड्री पर है। उदयपुर के साथ 3 जिलों में फैला हुआ है सीता माता अभ्यारण्य। उसके अलावा बस्सी अभ्यारण्य प्रताप का चित्तौड़गढ़ में, और वहीं चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा भाग है उसमें क्या मिलेगा आपको? भैंसुरगढ़ अभ्यारण्य मिलेगा, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिला जो है 2 जगह स्थित है, एक तो कोटा के पास में, एक उदयपुर के पास में। तो दूसरे वाला जो भाग है कोटा के पास वाला, उसमें क्या मिलेगा आपको? बस्सी अभ्यारण्य, ठीक है, नहीं भैंसुरगढ़ अभ्यारण्य। और कोटा और जो इसकी चित्तौड़गढ़ की जो बाउंड्री है वहां पर जवाहर सागर
यानी कि जो जवाहर सागर बांध है किस पर, चंबल नदी पर, वहाँ पर आपको जवाहर सागर अभ्यारण्य मिलेगा। दर्रा अभ्यारण्य मिलेगा आपको कोटा में, कोटा और झालावाड़ की सीमा पर। ठीक है, शेरगढ़ अभ्यारण्य आपको 12 में मिलेगा। सांपों की सर्पस्थली माना जाता है, सांपों की स्थली के रूप में फेमस है। ठीक है, इसके अलावा रामगढ़ बिस्तारी, जिसको कि एक नया टाइगर प्रोजेक्ट आया राजस्थान में चौथा, वो कौन सा है, रामगढ़ बिस्तारी अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है, बूंदी में। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इनको टाइगरों का क्या, बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। ठीक है, सवाई मानसिंह, ये सवाई माधोपुर में है। ठीक है, कैला देवी, ये आपका कैला देवी सवाई माधोपुर में पड़ता है। बंदवारेठा एक छोटा सा अभ्यारण्य भरतपुर में। केवलादेव नेशनल पार्क, ये भी भरतपुर में स्थित है। सरिस्का में, सरिस्का और सरिस्का आ है। ठीक है, जयपुर में आपको एक तो जम्बारामगढ़ पड़ेगा, ये आपका नाहरगढ़ पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा चूरू में ताल छापर पड़ेगा, जो कृष्ण मृगों के लिए क्या है, फेमस। कृष्ण मृग कहाँ पर पाए जाते हैं, ताल छापर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा गजनेर में एक पड़ेगा, गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में, जहाँ पर एक पक्षी मिलता है, बटबड़ पक्षी। ठीक है, बोलने वाला पक्षी मिलता है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के क्या थे, आपके अभ्यारण्य थे। ठीक है, आखिर निश्चित क्षेत्रों की अगर हम बात करें, यानी कि जो क्षेत्र जहाँ पर क्या बैन होता है, शिकार बैन है, जहाँ पर शिकार करना निषेध हो, उनकी संख्या कितनी है, वो है टोटल आपकी 33। जोधपुर में सर्वाधिक है 7। सबसे बड़ा जो एरिया है आखिर निषेध क्षेत्र, वो आपके पड़ता है बीकानेर और चूरू के क्षेत्र में, वो है समसर कोटसर। ठीक है, और सबसे छोटा अगर हम बात करते हैं, तो वो आपका संथाल सागर या कनक सागर, वो आपका कहाँ स्थित है, संथाल सागर आपका स्थित है जयपुर में। ठीक है, इसके अलावा एक है आपके सवाई माधोपुर में कमाल जी के नाम से, ये जो फेमस है, सोरसन 12 में है। ठीक है, कनक सागर आपका, ये आपका बूंदी में है। नैनाल आपका चित्तौड़गढ़ में है। उदयपुर में आपका बागीदोरा के नाम से है। जालौर में सांचौर नामक स्थान पर है। बाड़मेर में दोहरी मन्ना। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, ये आपके आखिर निषिद्ध क्षेत्र हैं। जो आपके रिजर्व फॉरेस्ट हैं, यानी कि जो अभ्यारण्य बना दिए है, नेशनल पार्क बना दिए, उसके अलावा कुछ जो एरियाज हैं, यहाँ पर क्या शिकार की बिल्कुल मनाही होती है। ठीक है, जोधपुर में 7 हैं, कौन कौन से, डोली, घोड़ा बिश्नोई, जम्बेश्वर जी, डेंचू, फीट कासनी, 7 है लोहावट। बीकानेर में 5, मुकाम, मुकाम का आपने नाम अगर याद नहीं हो आपको, तो जम्बेश्वर महाराज या जाम्बोजी जो थे, उनका जो मंदिर है, वो कहाँ पर है, जो बिश्नोइयों का महत्वपूर्ण स्थल है, वो कौन सा है, मुकाम है। ठीक है, दियात्रा, जोड़वीर, बज्जू, कोटसर, स्वंसर, देशनोक, देशनोक करणी माता, अजमेर, सौखलिया, गगवाना, तिलौरा, अलवर में बरनोद, जोड़िया, नागौर में रोटू और जरौदा, जैसलमेर में आपके उजला और रामदेवरा। इस प्रकार से आपके क्या है, आखिर निषिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। टाइगर प्रोजेक्ट हमारे राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर आया, सबसे पहले आया था आपके रणथंभौर में। कब आया, 1974 में। ठीक है, 1973 में 1973 में लॉन्च हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में। ठीक है, और ये अपने राजस्थान में कब आ गया, 1974 में। राजस्थान सबसे पहला आ गया 1974 में, राज्य का पहला टाइगर प्रोजेक्ट था। इसके बाद में दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, वो कहाँ पर होता है, आपके सरिस्का में। ठीक है, 1978 में राज्य दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट। इसके बाद आता है अपना तीसरा, मुकुंदरा हिल्स, एस्टेब्लिश कब हुआ, 2013 में। ये आपका राज्य का तीसरा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़, ये आपके टोटल 4 जिलों को मिलकर के बनता है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी रणथंभौर के जो बाघ हैं, रणथंभौर में जो टाइगर्स रहते थे, उनके जो बच्चा वगैरह होना होता था, तो उनको कहाँ पर रखा जाता था उस टाइम पर, उनको रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य जो कहाँ पर है, बूंदी में, उसमें रखा जाता था। ठीक है, 16 मई 2022 को, यानी कि रिसेंटली लगभग 1 साल पहले, इसको क्या घोषित किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, 1057 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य था उसको ही पूरे क्षेत्र घोषित कर दिया हो, इसमें कई क्षेत्र ले लिए। रामगढ़ विस्तारी, चंबल का जो घड़ियाल अभ्यारण्य था, और भीलवाड़ा का जो वन क्षेत्र है भीलवाड़ा जिले का जिससे लगता हुआ, वो पूरा एरिया इसमें कवर कर लिया गया। 1057 किलोमीटर स्क्वायर में एक टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया राजस्थान में, चौथा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेटलैंड के बारे में,
वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड होता है नम भूमि। नम भूमि या फिर वो स्थान जहाँ पर पानी थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई पर अवेलेबल होता हो जमीन में, ठीक है, या फिर कुछ नमी युक्त भूमि हो, उसे कहा जाता है नम भूमि संरक्षित या वेटलैंड क्षेत्र। ठीक है। रामसर संधि हुई थी 1971 में। भारत उसमें कब शामिल हुआ? 1981 में शामिल हुआ। ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर थोड़ा आप फास्ट बता रहे हो, तो मैं इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ कि ये मैं जो सीरीज अपनी चल रही है, कौन सी, सूचना सहायक के लिए, तो उसमें बहुत नॉर्मल ही सब कुछ पूछा जाएगा, और मैंने जो मोस्टली चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर पिछले सालों में बने हैं, वो मैंने आपको सारे इसमें कवर कर लिए हैं, तो आप इस चीज़ की तरफ से टेंशन ना लें। भारत 1981 में रामसर संधि में शामिल हुआ था। भारत में कुल जो भूमि है वेटलैंड, वो कितनी है आपकी? वेटलैंड जो है आपके कितने हैं? वो है आपके 75। पहला चिल्का झील है उड़ीसा, यानी चिल्का झील के आसपास वाला क्षेत्र है उसको वेटलैंड माना गया। सबसे जो बड़ा है वो सुंदरबन का डेल्टा है। डेल्टा क्या क्या चीज होती है? जहां पर नदियां समुद्र में मिलती हैं, उससे पहले एक दलदली भूमि का निर्माण कर देती हैं। वो क्यों बनता है? कि जैसे जब कोई नदी जा रही है स्पीड से, पहाड़ों से आ रही है, मैदान में चली, थोड़ी उसकी रफ्तार थोड़ी थोड़ी कम हुई, लेकिन जब वो समुद्र के पास पहुंचने को आएगी, उसमें गिरने से पहले उसमें क्या पानी की काफी कमी हो जाती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र पानी का उपभोग कर लेते हैं। ठीक है। और पानी की कमी होने के कारण वो क्या थोड़ा सा इधर उधर उसमें छोटी छोटी शाखाएं निकल जाती हैं। ठीक है। छोटी-छोटी शाखाओं की वजह से थोड़ा-सा पानी इधर गया, एक शाखा इधर से निकली, एक शाखा इधर निकली, वो पानी पूरे क्षेत्र में फैल जाता है और वो एक दलदली भूमि का निर्माण कर देता है। ठीक है? तो वहाँ पर क्या बन गया? डेल्टा, और डेल्टा वाला क्षेत्र ऑब्वियसली किसमें आएगा? वो आएगा वेटलैंड, यानी कि नम क्षेत्र है। सबसे छोटा जो आपका वेटलैंड है वो रेणुका झील है हिमाचल में। यूपी में सर्वाधिक 11 नम भूमि है। 74 पहला नम भूमि कहाँ? मिजोरम में है। मणिपुर में एक लोकटक झील है। 75 जो है सारब्य सागर झील मध्य प्रदेश है। ठीक है। इस प्रकार से है। राजस्थान की अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो राजस्थान में सिर्फ दो आपके वेटलैंड मिलते हैं। वो कौन कौन से? आपका फर्स्ट तो आपका केवलादेव नेशनल पार्क, दूसरा है आपका सांवर झील। केवलादेव किसके लिए फेमस है? केवलादेव आपके फेमस है साइबेरियन क्रेन के लिए, साइबेरियन सारस के लिए। ठीक है। और ये जो सांवर झील है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? राजहंस एक पक्षी होता है, राजहंस, और एक होता है कुरजा। ठीक है। कुरजा जो पक्षी होता है उसके लिए फेमस है आपकी सांवर झील। तो ये दो वेटलैंड है अपने राजस्थान में। सांवर झील जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरा सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है राजस्थान का वो है केवलादेव। ठीक है। तो ये आपके क्या है? नमभूमि है। जंतु वालों की अगर हम बात करें, यानी कि जू हमारे राजस्थान में कौन कौन से स्थान पर है, तो जू अपने राजस्थान में है उदयपुर में, 1878 में हुआ। बीकानेर में, एक माचिया सफारी जोधपुर में, कोटा जंतुआलय एक जयपुर में है। जयपुर में पहले रामनिवास गार्डन में हुआ करता था। ठीक है। जिसको कि ट्रांसफर करके कहाँ पहुंचा देगा? नाहरगढ़ में। 1876 में इसको एस्टेब्लिश किया गया राजस्थान में सबसे पहले महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है। राजस्थान में कुछ जो मिरग वन है उनको देखते हैं। राजस्थान में 7 टोटल मिरग वन है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसको रखा जाता है? डियर्स को रखा जाता है, यानी डियर पार्क है। कौन कौन से हैं? पहला अशोक मिरग वन जयपुर में, दूसरा संजय गांधी मिरग वन जयपुर में ही है। अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर रखा गया इसको जोधपुर में। माचिया सफारी ये जोधपुर में है। पुष्कर मिरग वन और अजमेर में। चित्तौड़ मिरग वन ये आपका चित्तौड़गढ़ में। सज्जनगढ़ मिरग वन ये कहाँ पर है? आपका उदयपुर में है। ठीक है। इसके अलावा कंजर्वेशन जो रिजर्व है, ठीक है, ये कहाँ पर आपके बनाए गए हैं? भैया टोंक में बीसलपुर के पास, यानी बीसलपुर का जो बांध है, ठीक है, कई नदियों का वहाँ पर संगम है, तो उसके आसपास का जो जंगल वाला जो क्षेत्र है उसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया। बीकानेर में जोहड़बीड़ स्थान पड़ता है। झुंझुनू में इसको बीड़ या बांसियाल दो स्थान है। ठीक है। एक बांसियाल है, एक मनसा माता भी है। सीकर में साकम्बरी है। जोधपुर में गुड़ा बिश्नोईयान है। नागौर में आपका गांगेलाब और रोटू है। कोटा में उम्मेदगंज है जो पक्षी विहार है, उसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। शाहाबाद के जंगल है 12 में। जालौर में रणखार और सुंदा माता। ठीक है। भालू संरक्षित क्षेत्र है ये, भालू संरक्षित क्षेत्र। ठीक है।
भालू संरक्षित क्षेत्र कौन सा? सुंदा माता, जहाँ पर फर्स्ट अपना रोप वे लगाया गया, फर्स्ट रोप वे कब? 2006 में। ठीक है, भालू संरक्षित क्षेत्र या फर्स्ट रोप वे कहाँ पर? सुंदा माता। ये भी क्या है? जालौर जिले में। पाली में जवाई बांध जो है, जवाई बांध के पास में क्या मिलते हैं? लेपर्ड मिलते हैं। ठीक है, लेपर्ड प्रथम और जवाई बांध का लेपर्ड द्वितीय, यानी 2 कंजर्वेशन रिजर्व बना दिए गए क्योंकि वहां पर लेपर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं शुभंकरों के बारे में। आपने शुभंकर बर्ड खूब सुना होगा, क्योंकि जब भी कई ओलंपिक होते हैं या राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, ऐसा कोई बड़ा गेम होता है तो वहां पर एक शुभंकर बनाया जाता है, उसका जो प्रतीक होता है। ठीक है, तो हमारे राजस्थान में प्रत्येक जिले के साथ में एक कोई जानवर या पक्षी वगैरह कुछ ऐसा जोड़ा जाता है जो कि उस जिले का क्या है? प्रतीक है। ठीक है, तो जैसे अजमेर में है खरमोर, अजमेर का जो खरमोर है, अलवर का सांवर, सांवर एक यानी कि आपकी नीलगाय टाइप होता है, सांवर होती है। ठीक है, बांसवाड़ा में जल पीपी, यानी बांसवाड़ा में काफी पानी है तो वहां पर एक कोई पाया जाता है पानी में जल पीपी के नाम से। बारह में मगरमच्छ जो शुभंकर है। बाड़मेर का मरु लोमड़ी है। ठीक है, भरतपुर में सारस है, क्योंकि यहाँ पर पक्षी विहार है तो इसमें सारस फेमस है, तो सारस को शुभंकर बना दिया गया भरतपुर का। इसके अलावा बीकानेर में भट्ट तीतर मिलता है। भीलवाड़ा में मोर शुभंकर है। बूंदी में सुरखाव है। चित्तौड़गढ़ में चौसिंगा, यानी कि रण जैसा ही होता है। चूरू में कृष्ण मिरग, ताल छापर। ठीक है, ताल छापर जो अभ्यारण्य है उसमें क्या पाए जाते हैं? कृष्ण मिरग पाए जाते हैं। दौसा में खरगोश। धौलपुर में पचीरा या इंडियन स्क्रीमर। डूंगरपुर में जांगिल। हनुमानगढ़ में छोटा कलकिला। जयपुर में चीतल। जैसलमेर में क्या है? गोडावन राज्य पक्षी। राज्य पक्षी क्या है? गोडावन। कहाँ मिलता है आपका? ये राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में। इसके अलावा जालौर में भालू, सुंदा माता। ठीक है, सुंदा माता का जो क्षेत्र है उसमें क्या है? भालू संरक्षित क्षेत्र भी है। झालावाड़ में गागरोनी तोता, ठीक है, जिसको हीरा बोलने वाला तोता भी कहा जाता है। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में, इसको जल दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, झुंझुनू में काला तीतर है। जोधपुर में कुर्जा, कुर्जा के लिए एक स्थान फेमस है जहाँ पर कुर्जा काफी मात्रा में आ जाते हैं, उस स्थान का नाम है खींचन। खींचन कहाँ पर पाया जाता है? खींचन जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? वो है जोधपुर, जोधपुर में। करौली में घड़ियाल, ठीक है, चंबल नदी निकलती है तो उसकी घड़ियाल है। कोटा ऊदबिलाव। नागौर में राजहंस। नागौर राजहंस क्यों? क्योंकि यहाँ सांवर झील है। सांवर झील में कौन कौन से पक्षी आते हैं? आपके राजहंस आते हैं, और क्या आते हैं? आपके कुर्जा। ठीक है, जैसे आपको समुद्र तटों पे काफी बार देखे होंगे पेंगुइन वगैरह दिखाए जाते हैं, उसी प्रकार से ना कभी भी आप सांवर झील का कोई फोटो वगैरह कहीं देखते हैं तो उसमें राजहंस पक्षी जो है उसको दिखाया जाता है। पाली में तेंदुआ, यानी कि क्या यहाँ पर क्या है? जवाई बांध, जवाई बांध है। जवाई बांध का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो कंजर्वेशन रिजर्व, उसमें क्या है? लेपर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, लेपर्ड तेंदुआ। प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी। इसके अलावा भेड़िया राजसमंद में, यानी कि कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है, भेड़ियों की क्या है? शरण स्थली, इसलिए भेड़िया यहाँ का शुभंकर है। इसके अलावा सवाई माधोपुर में टाइगर प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ का बाघ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको श्रीगंगानगर, इसमें आपके चिंकारा है, काला हिरण। सीकर में शाहीन है। सिरोही में जंगली मुर्गा, और टोंक में आपका क्या है? हंस है। उदयपुर में कवर बिच्छू। यानी इस प्रकार से आपके जो टोटल 33 जिले हैं, 33 जिलों के क्या है? टोटल 33 शुभंकर हैं। ठीक है, तो इनको आप याद कर लें, इसमें से कोई ना कोई कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से फंस सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट बस्टर्ड के बारे में। प्रोजेक्ट बस्टर्ड क्या है? जून 2013 में लॉन्च हुआ, जैसलमेर से लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट बस्टर्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इसको नाम रखा गया। ठीक है, सोरसन 12, यानी कि इसमें एक ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया। सोरसन यानी कि जो सोरसन स्थान पड़ता है 12 जिले में। ठीक है, कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर। जैसलमेर रामदेवरा जैसलमेर में कृत्रिम हैचिंग सेंटर। ठीक है, और सम जैसलमेर में अस्थायी कृत्रिम हैचिंग सेंटर स्थापित किए गए। इसके अलावा इको टूरिज्म सर्किट की अगर हम बात करें, झालाना, सरिस्का, कुंभलगढ़ और माउंट आबू, ये 4 स्थान है जहाँ पर इको टूरिज्म सेक्टर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा इको टूरिज्म साइट कौन कौन सी है? मैनाल, मैनाल झील, मैनाल जो नदी है उसके पास वाला एरिया।
हमीरगढ़ भीलवाड़ा, बस्सी चित्तौड़गढ़, सीता माता प्रतापगढ़, पंचकुंड अजमेर, सुंदा माता जालौर, गुड़ा विष्णुयान जोधपुर, मुकुंदरा हिल्स चित्तौड़गढ़, भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़। ठीक है। जैव विविधता वाले जो क्षेत्र हैं, जैव विविधता विरासत स्थल, वो आकलवुड फॉसिल पार्क हैं जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या पाया जाता है आपको जीवाश्म जैसलमेर में, केवड़ा की नाल उदयपुर में, रामकुंडा उदयपुर में, नाग पहाड़ अजमेर लूनी नदी का उद्गम स्थल, और छापोती मनसा माता झुंझुनू। इस प्रकार से ये क्या है आपके जैव विविधता विरासत स्थल है। ठीक है। तो ये आपके वन संपदा वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, यानी वनों के प्रकार पढ़े हमने, जो फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं उनके बारे में पढ़ा। फॉरेस्ट रिजर्व्स के अलावा जो भी आपके अनारक्षित क्षेत्र हैं वो भी हमने देखे। ठीक है। मृग वन, आकेट निषिद्ध क्षेत्र, नमभूमि वेटलैंड एरिया। ठीक है। और जो भी आपके कुछ इको टूरिज्म साइट वगैरह जैव विविधता स्थल हैं ये हमने देखे। यहाँ से आपके गारंटी से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला जो भी अपना टॉपिक रहेगा उसके साथ अपन मिलते हैं बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।